हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजर की और एपिलेप्सी की। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सीजर है क्या, देखिए बुक में क्या दिया गया है। कैरेक्टराइज्ड बाय सिंक्रोनाइज्ड हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरोनल फायरिंग। इसके बहुत सारी फॉर्म होते हैं। तो ये है कि मतलब सिंक्रोनाइज्ड होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी न्यूरोनल फायरिंग की। न्यूरॉन बहुत तेजी से फायर करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने भी एक डिफिनेशन लिख रखी है। व्हेन देयर इज एबनॉर्मल एक्टिविटी इन सीएनएस में एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी रिजल्टिंग इन एबनॉर्मल मोटर सेंसरी और साइकोमोटर एक्सपीरियंस अकर। तो इस सीजर की कंडीशन में क्या होगा, एबनॉर्मल एक्टिविटी होगी सीएनएस में, जिसकी वजह से एबनॉर्मल मोटर या तो सेंसरी या साइकोमोटर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। फिर ये आप देखिए जनरली जब कैटेगराइज किया जाता है तो दो उसमें कैटेगराइज किया जाता है, जनरलाइज्ड सीजर एंड पार्शियल सीजर। तो पार्शियल सीजर क्या होता है, देखिए अफेक्टेड सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सिर्फ एक एरिया इफेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखिए दिखाया गया है, ये ब्रेन का सिर्फ एक एरिया इफेक्ट होगा। तो यही है अफेक्टेड सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन, मोस्ट कॉमनली ओरिएंटेड इन मीडियल टेम्पोरल लोब। मीडियल टेम्पोरल लोब सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड होता है। और इसके भी दो टाइप्स हैं। पार्शियल सीजर जो है आप देखिए एक एरिया इफेक्ट है। इसके भी दो टाइप हैं, सिंपल पार्शियल सीजर और कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर। तो सिंपल पार्शियल सीजर जो होता है वो बहुत आसान होता है। क्या कॉन्शियसनेस इसमें इंटैक्ट होती है, और जैसे मोटर सेंसरी ऑटोनोमिक और साइकिक ये सब क्या होंगे, इंटैक्ट होंगी। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर में क्या होता है, इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस इसमें इम्पेयर्ड हो जाएगी और ऑटोमेटिज्म इसमें देखने को मिलेगा और कोई चीज अंडर कंट्रोल नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद जनरलाइज्ड सीजर क्या होता है। जनरलाइज्ड सीजर हम देख लेते हैं। ये देखिए ये जनरलाइज्ड सीजर है। तो हम जनरलाइज हमें पता चला कि पूरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व रहेगा। तो ये देखिए पूरा ब्रेन यहाँ पे दिखाया गया है। और फिर इसमें टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे 5 टाइप्स दिखाए गए हैं। ये 5 टाइप है, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एब्सेंस सीजर है। एब्सेंस सीजर का था बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। इसमें जब हम ईईजी देखेंगे तो उसमें 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। और ये बहुत शॉर्ट होता है, यूजली 10 सेकंड का होता है। और ये फ्रीक्वेंट एपिसोड ऑफ ब्लैंक स्टेयर, ये अचानक हमारे सामने बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। नो पोस्टिकल कंफ्यूजन, और कोई पोस्टिकल कंफ्यूजन नहीं होती है। पोस्टिकल कंफ्यूजन मतलब जब सीजर खत्म होता है उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि हमें क्या क्या चीज थी। और ये दीगर केसेस में होता है। लेकिन इसमें जब जैसे ही सीजर खत्म होगा वैसे ही आदमी की सारी पुरानी चीजें, किस कंडीशन में था, क्या बॉडी का बैलेंस था और किस सिचुएशन में था, वो सब याद आ जाता है। और कैन बी ट्रिगर्ड बाय हाइपर वेंटिलेशन, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से भी ये होता है। और इसमें जो दिया है 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इसको बना रखा है। तो 3 हर्ट्ज यानी 1 सेकंड में 3 बार ये चीज दोहराई जाएगी। इसमें 3 हर्ट्ज में एक स्पाइक होगी, मतलब 3 बार स्पाइक फॉर्म होगी और 3 बार वेव फॉर्म होंगी। और ये 1 सेकंड में 3 बार होगा। तो यही चीज यहाँ पे दिखाया गया। आप देखिए ईईजी की रिपोर्ट कुछ इस तरह की होगी। तो इसका सबसे बड़ा डायग्नोस्टिक पॉइंट एब्सेंस सीजर का यही है कि 3 हर्ट्ज स्पाइक एंड वेव डिस्चार्ज। और एब्सेंस के बाद फिर हम बात करते हैं मायोक्लोनिक की। तो मायोक्लोनिक में आप देखिए क्विक रिपीटेटिव जर्क, नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें बहुत तेज रिपीटेटिव जर्क होगा और कॉन्शियसनेस इसमें लॉस नहीं होगा। और ये होता क्यों है, तो देखिए अल्टरनेटिव फायर ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट मसल। जो मसल्स होती हैं वो अल्टरनेटिव फायर होती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अल्टरनेटिव फायर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपीटेटिव जर्क देखने को मिलता है। उसके बाद ये देखिए ट्रोनिक क्लोनिक। ट्रोनिक क्लोनिक को हम ग्रैंड माल भी बोलते हैं। इसमें देखिए अल्टरनेटिंग स्टिफिंग एंड मूवमेंट, पोस्टिकल कंफ्यूजन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंट एंड टंग बीटिंग। तो टोनिक क्लोनिक में ये चीजें देखने को मिलती है। और ये होता क्यों है, शुरू में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक साथ फायर करेंगे जिसकी वजह से बॉडी स्टिफ हो जाएगी। फिर उसके बाद दोनों अल्टरनेटिव फायर करेंगे जिसकी वजह से जर्क होगा। तो यही पे दिया गया सबसे पहले स्टिफिंग होगी देन मूवमेंट होगी। तो ये है और इसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। और उसके बाद टोनिक देखिए, बॉडी सिर्फ स्टिफिंग हो जाएगी। और ये क्यों होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट साइमल्टेनियसली फायर। तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट साइमल्टेनियसली फायर करेंगे तो टोनिक होगा। और एटोनिक में क्या होता है, ड्रॉप सीजर। तो इसमें जो होता है ड्रॉप हो जाता है फॉल्स टू फ्लोर, यानी कॉमनली मिस्टेक फॉर फेंटिंग। जैसे मोटर एक्टिविटी इसमें क्या होगी, मोटर एक्टिविटी बिकम सडनली डाउन। बॉडी की पूरी मोटर एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी। और जब मोटर एक्टिविटी डाउन होगी तो बॉडी की सारी मसल्स लूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से सीजर वाला पेशेंट वो फौरन फ्लोर पे गिर पड़ेगा। तो ये सीजर के टाइप है और उसके मैकेनिज्म भी हमने आपको यहाँ बता रखे हैं। यहाँ पे देखिए यही चीज दिखाई गई है कि सीजर। तो सीजर देखिए पार्शियल सीजर और जनरलाइज्ड सीजर हमने बात की। पार्शियल सीजर में देखिए सिंपल पार्शियल सीजर, कॉन्शियसनेस इसमें जो है बचा रहेगा और इसमें कॉन्शियसनेस जो होगा वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, लॉस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स में। और उसके बाद जनरलाइज्ड में देखिए पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होगा सारा। और इसमें फिर देखिए एब्सेंस बहुत छोटे टाइम के लिए होगा। इसमें पोस्चरल कोई परेशानी नहीं आएगी, आदमी को फौरन सारी चीजें पता चल जाएंगी। और उसके बाद है एटोनिक। एटोनिक में क्या होती है, हमारी बॉडी की मसल्स जितनी भी है, जितना भी मोटर एक्टिविटी है सब डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स हो जाती है और हम फॉल डाउन कर जाते हैं। और फिर मायोक्लोनिक है। मायोक्लोनिक में हम देखे हैं कि जो मसल्स होती हैं हमारी वो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट अल्टरनेटिव फायर करती हैं, जिसकी वजह से रिपीटेटिव क्विक जर्क हमें देखने को मिलता है। और टोनिक में क्या होता है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल एक साथ फायर करती हैं, जिसकी वजह से स्टिफिंग हो जाती है। और टोनिक क्लोनिक में क्या होता है, शुरू में टोनिक वाली कंडीशन आएगी, दोनों मसल्स एक साथ फायर
करेंगी जिसकी वजह से स्टिफिंग हो जाएगी। फिर बाद में क्लोनिक वाली कंडीशन आएगी कि मसल्स अल्टरनेटिव फायर करेंगे जिसकी वजह से जर्ग पैदा होगा। तो ये देखिए अल्टरनेटिंग स्टिफिंग एंड मूवमेंट, देखिए टोनिक फेज क्लोनिक फेज दोनों फेज यहाँ पे मिला दी गई है। और कभी कभी पार्शियल फोकल सीजर जो होता है ये भी जनरलाइज्ड बन जाता है और इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जनरलाइज्ड। तो ये चीज होगी सीजर के बारे में। अब आइए हम देखते हैं एपिलेप्सी क्या है। एपिलेप्सी डिसऑर्डर ऑफ रिकरेंट सीजर, जब बहुत ज्यादा होगा, जब बार बार होगा, रिकरेंट होगा, तो ये एपिलेप्सी होगा। और इसमें अनप्रोवोक्ड सीजर, अनप्रोवोक्ड मतलब बिना किसी रीजन की वजह से, जैसे फेब्राइल सीजर होता है बच्चों में अक्सर आता है, बच्चों में बुखार की वजह से जो सीवर होता है, जो सीजर होता है उसको हम एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे। जो बिना कॉज के होता है, मतलब कोई एक्सटर्नल कॉज ना हो, वो सीजर जो होगा उसको हम एपिलेप्सी बोलेंगे। और रिकरेंट भी होना चाहिए एपिलेप्सी के लिए। और स्टेटस एपिलिप्टिकस ये क्या होता है? स्टेटस एपिलिप्टिकस ये होता है कि जो हमारा सीजर होता है या एपिलेप्सी होती है ये 5 मिनट से ज्यादा बाकी रहे, 5 मिनट से ज्यादा तक बाकी रहे। और इसमें जो है बेस लाइन, जो हमारा कॉन्शियसनेस लेवल का जो बेस लाइन होता है कॉन्शियसनेस का, वो उस पे हम 5 मिनट के अंदर ना पहुंच पाए, जिसकी वजह से ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। तो स्टेटस एपिलिप्टिकस में क्या है कि ये 5 मिनट से ज्यादा होगा। 5 मिनट से ज्यादा होने के साथ साथ इसमें बेस लाइन को हम अचीव नहीं कर पाएंगे कॉन्शियसनेस लेवल के। और फिर ये कॉज क्या करता है? ये ब्रेन इंजरी को भी कॉज करता है। और कॉजेस ऑफ सीजर्स बाय एज के हिसाब से अगर हम सीजर को वो देखें तो ये चिल्ड्रेन में जो 18 साल से छोटे हैं उनमें ये जेनेटिक रीजन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, फेब्राइल फीवर हमें मालूम है, और ट्रॉमा भी हो सकता है, कंजेनाइटल और मेटाबॉलिक भी हो सकता है। और एडल्ट जो होते हैं 18 ईयर टू 65 ईयर, इनमें ये ट्यूमर से होता है, ट्रॉमा, स्ट्रोक, इन्फेक्शन। और फिर एडल्ट में अगर ये हो रहा है तो 65 एबो एज में, तो ये स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक, इन्फेक्शन, ईटीसी से ये चीजें होती हैं। तो ये आज का पूरा सीजर के बारे में है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि इस सीजर में या एपिलेप्सी में हम ड्रग कौन सी देते हैं। थैंक यू।